हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे जो AEDO BPSC AEDO के लिए है। और इसमें हम देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं और आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो ठीक है, चलिए प्रैक्टिस सेट 1 से शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आपको मिल सके। सो ये सेट सामान्य अध्ययन का है जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 100 अंक के होंगे। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएं, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास के प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ के महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान को जांचने वाले प्रश्न होंगे। हम रोज़ एक सेट करेंगे जो बहुत ही जल्दी सभी सेटों को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको करना कैसे है, आप स्क्रीन पर ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें से जब मैं ऑप्शन बोलूँगी तो आपको एक चुनना है। देन आपको देखना है कि ऑप्शन सही है या गलत है और आपने स्कोर कितना किया है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए आज हम अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कुम्हार स्थल संबंधित है किससे? कुम्हार स्थल संबंधित है प्राचीन, 1 नंबर पाटलिपुत्र से, 2 नंबर चंपा से, 3 नंबर अंग से, 4 नंबर राजगीर से, या 5 नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका उत्तर है पाटलिपुत्र से। कुम्हार स्थल प्राचीन पाटलिपुत्र से संबंधित है। यहाँ की खुदाई से मौर्य काल के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ अवशेषों की खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1913 से शुरू की गई थी। यह पटना रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। चलिए अब हम अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है कब से कब तक? ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ऑप्शन बी है 1 मार्च से 28 से 29 फरवरी तक। ऑप्शन सी है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन डी है 1 फरवरी से 31 जनवरी तक। या ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर है, भारत सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च के मध्य होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? इसमें ऑप्शन है 1 नंबर 1 अप्रैल 2010, 2 नंबर 1 अगस्त 2010, 3 नंबर 1 अक्टूबर 2010 और 4 नंबर 1 दिसंबर 2010। या 5 नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जवाब है 1 अप्रैल 2010। छियासवें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। संविधान में अनुच्छेद 21 के अंतः स्थापित कर यह व्यवस्था की गई कि राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से
जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे शिक्षा तथा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा और उपयुक्त प्रावधानों के अनुपालन हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009 को संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान करने के पश्चात 1 अप्रैल 2010 लागू हुआ। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न 4 नंबर है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 2 नंबर, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371 या अनुच्छेद 395, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है अनुच्छेद 352 ए नंबर। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ। अनुच्छेद 352 यह घोषणा करता है कि 1 नंबर युद्ध, 2 नंबर बाह्य आक्रमण और 3 नंबर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में अथवा उसके किसी भाग में की जा सकती है। इसका उत्तर है 1 नंबर। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो कौन सा है? पहला नंबर सप्तऋषि, दूसरा नंबर मृग, तीसरा वृश्चिक, चतुर्थ वृष, और इसके बाद है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर है सप्तऋषि। क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सप्तऋषि। सप्तऋषि तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, जिससे ध्रुव तारे की पहचान करने में सहायता मिलती है। इसकी किरणें पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ध्यातव्य है कि ध्रुव तारा के किरणों के पृथ्वी के धरातल पर आपतन कोण के आधार पर पृथ्वी के अक्षांशों का निर्धारण किया जाता है। यह तारा पृथ्वी से 434 प्रकाश वर्ष दूर उर्सा माइनर या लिटिल डिपर तारा समूह का सदस्य है। उत्तरी गोलार्ध के किसी स्थान से 24 घंटे तक इस तारा को आकाश में एक ही स्थान पर देखा जा सकता है। तो इसका उत्तर सप्तऋषि है। चलिए हम अब अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न 6 नंबर का है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। पहला नंबर है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन हैं? जेम्स मिल, जॉन की, आर.सी. मजूमदार, वी.ए. स्मिथ, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर है वी.ए. स्मिथ, ऑप्शन नंबर डी।
भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक विंसेंट आर्थर स्मिथ हैं। ये साम्राज्यवादी विचारधारा से प्रभावित इतिहासकार थे। 1904 ईस्वी में प्रकाशित उनकी यह पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्राचीन भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास है। चलिए हम अब अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 8 नंबर। बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग है। कौन सा उद्योग बिहार में तेजी से विकसित हो रहा है? खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध, चीनी निर्माण या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार के जो परीक्षाएं होते हैं उसमें 5 ऑप्शन पूछे जाते हैं। आप इसका प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, तब परीक्षाओं में आपको किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? ए नंबर श्री कृष्ण सिंह, बी नंबर मोहम्मद यूनुस, सी नंबर GS लाल, डी नंबर वहाब अली। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद यूनुस। चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए 1935 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत देश भर में जनवरी 1937 में चुनाव कराए गए हैं। बिहार में कांग्रेस को प्रभावशाली बहुमत प्राप्त हुआ। कुल 152 स्थानों में 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 स्थानों पर उसे विजय मिली। 24 मार्च 1937 को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल MG हेलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात राज्यपाल ने बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री बने। 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में पहला मंत्रिमंडल बिहार में गठित हुआ और इसके अन्य सदस्य वहाब अली, कुमार अजीत प्रसाद सिंह और गुरु सहाय लाल थे। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। इसी बीच वायसराय ने आश्वासन दिया कि भारतीय मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 7 जुलाई 1937 को कांग्रेस की कार्यकारिणी ने सरकार के गठन का फैसला किया। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने त्यागपत्र दिया और 20 जुलाई को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के मंत्रिमंडल का गठन हुआ। तो इसका उत्तर क्या है? मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? ऑप्शन नंबर 1 है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर 2 है साइमन आयोग विरोधी रैली के दौरान। ऑप्शन नंबर 3 है चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ऑप्शन नंबर 4 है भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। या ऑप्शन नंबर 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत का पहला सिविल नाफरमानी का संघर्ष शुरू करने के बाद बापू की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में पटना लॉन मैदान में आयोजित हुई। तभी से इसका नाम गांधी मैदान पड़ा। आधुनिक पटना की स्थापना 16वीं सदी में शेरशाह सूरी के प्राचीन कालीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थल पर किया गया था।
गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन नदियों के बीच बसा यह शहर विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक है। इसे पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर, अजीमाबाद आदि नामों से भी पुकारा गया। पटना में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। उनमें से एक पश्चिमी पटना में स्थित पटना लॉन है, जिसे गांधी मैदान के नाम से भी जाना जाता है। इसका यह नामकरण भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर किया गया। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया कब? 1 फरवरी 1900 को, ऑप्शन नंबर 2 है 2 फरवरी 1900, ऑप्शन नंबर 3 है 3 फरवरी 1900, ऑप्शन नंबर 4 है 4 फरवरी 1900, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका उपयुक्त आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं है। बिरसा मुंडा को बंगाल के जामकोपाई वन में सोते हुए 3 मार्च 1900 को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 3 मार्च ऑप्शन नहीं है, 3 फरवरी है। बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे और धार्मिक नेता तथा लोकनायक थे, जो मुंडा जनजाति के थे। उन्होंने एक आदिवासी धार्मिक सह शताब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। ऑप्शन नंबर 1 पुरा पाषाणिक संस्कृति, ऑप्शन नंबर 2 मध्य पाषाणिक संस्कृति, ऑप्शन नंबर 3 नव पाषाणिक संस्कृति, या ऑप्शन नंबर 4 ताम्र पाषाणिक संस्कृति, या ऑप्शन नंबर 5 उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नव पाषाणिक संस्कृति। छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चिरांद सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है। घाघरा नदी के किनारे बने स्तूप नुमा भराव को हिंदू, बौद्ध तथा मुस्लिम प्रभावों के उतार चढ़ाव से जोड़कर देखा जाता है। भारत में यह नवपाषाण काल का पहला ज्ञात स्थल है, और जिसमें चिरांद के नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता यहाँ से हड्डियों के औजार का पाया जाना है। इस प्रश्न का उत्तर है नवपाषाणिक स्थल। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? प्रश्न ऑप्शन नंबर 1 है सलार मसूद गाजी, दरिया साहब, 2 नंबर, 3 नंबर इमाम शाह फ़कीह, 4 नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक, या 5 नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दरिया साहब। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना महान संत दरिया साहब ने की थी। उन्हें दरिया दास या बिहार वाले के नाम से भी जाना जाता है। ये भोजपुरी कवि और दरियादासी संप्रदाय के संस्थापक थे। इन्हें कबीर का अवतार माना जाता है। इन्होंने 20 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से ज्ञान दीपक और दरिया साहब प्रमुख है। ध्यातव्य है कि दरिया साहब उनकी आत्मकथा है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर 1 मलिक हुसामुद्दीन, ऑप्शन नंबर बी इब्न बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम, ऑप्शन नंबर डी दरिया खान लोहानी, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय इब्ने बख्तियार खिलजी को जाता है। वह बनारस तथा अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुसामुद्दीन का सहायक था। उसने 12वीं-13वीं शताब्दी में बिहार में कर्मनाशा नदी की पूर्वी और सैनिक अभियान किया। उस समय वहाँ पर सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था और पाल की पहली महत्वपूर्ण सफलता औदंतपुरी बिहार शरीफ की विजय थी, जो बिहार शरीफ में है औदंतपुरी, जो 1198 में संपन्न हुई। बख्तियार खिलजी ने ऐबक की संप्रभुता औपचारिक रूप से स्वीकार की, मगर व्यवहार में वह अपने विजित क्षेत्रों का शासक बना रहा। उसने अपनी राजधानी लखनौती को बनाया था। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इब्न बख्तियार खिलजी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, उसके द्वारा विकसित की गई थी। किसके द्वारा विकसित की गई थी? 1 नंबर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, 2 नंबर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, 3 नंबर वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लिमिटेड, 4 नंबर मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, 5 नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित नौका का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। इस नौका की क्षमता 50 यात्रियों की है। यह फेरी हरित नौका पहल का हिस्सा है। इस फेरी को वाराणसी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में चलाया जाएगा। यह पर्यावरण के अनुकूल, ऊर्जा कुशल एवं न्यूनतम आवाज़ वाली फेरी है। इसे दहन जहाज़ों की तुलना में कम रखरखाव की ज़रूरत होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अब हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर 1 इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर 2 किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर 3 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर 4 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, या ऑप्शन नंबर 5 उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। उत्तर भारत का पहला डीएनए बैंक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जूलॉजी डिपार्टमेंट में 30 जनवरी 2024 को स्थापित किया गया था। इसमें मेक इन इंडिया के तहत निर्मित मशीनों को लगाया गया है। वर्ष 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के द्विकुंडलित संरचना मॉडल प्रतिपादित किया और जिसके लिए उन्हें वर्ष 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। डीएनए सभा आनुवंशिकी क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई है एवं यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आप हमें कमेंट में बताइएगा आप कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं और आपने कितने प्रश्न गलत किए हैं। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो बहुत बहुत पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।